ये जो आप देख रहे हैं, ये सुनहरे रेत के टीले, ये तपती धूप, ये सन्नाटा, ये है थार। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, एक ऐसा इलाका जहां पानी की एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है, जहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसी जगह पर लाखों साल पहले एक विशाल समुद्र लहराता था? जहां आज सिर्फ रेत है, वहां कभी पानी की लहरें थी। जहां आज सन्नाटा है, वहां कभी जीवन था। आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो शुरू हुआ था 16 करोड़ साल पहले। एक ऐसा सफर जो बताएगा कि आखिर कैसे एक समुद्र एक रेगिस्तान में बदल गया, कैसे प्लेटों की टक्कर, नदियों के रास्ते बदलने और इंसान की गलतियों ने मिलकर इस जगह की किस्मत लिखी। ये सिर्फ एक रेगिस्तान की कहानी नहीं है, ये है पृथ्वी के इतिहास, विज्ञान और इंसानियत की एक दास्तान। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। नमस्कार दोस्तों। तो कहानी की शुरुआत होती है आज से 20 करोड़ साल पहले। उस वक्त पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था जिसका नाम था गोंडवाना। इसमें आज का भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका सब एक साथ जुड़े हुए थे। लेकिन फिर पृथ्वी के अंदरूनी हलचल ने इस महाद्वीप को तोड़ दिया। भारतीय प्लेट अलग हो गए और धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ने लगे। इस यात्रा के दौरान आज का थार रेगिस्तान वाला इलाका एक विशाल समुद्र के नीचे था और इस समुद्र को टैथिस सागर के नाम से जानते हैं। आज भी जैसलमेर और बाड़मेर के आसपास खुदाई करने पर समुद्री जीवों के जीवाश्म मिलते हैं। ये जीवाश्म इस बात का सबूत है कि ये कभी पानी के नीचे थी। यहाँ मिलने वाले अमोनाइट्स और अन्य समुद्री जीवों के अवशेष लाखों साल पुराने हैं। फिर हुआ एक ऐसा हादसा जिसने पूरे एशिया का नक्शा बदल दिया। करीब 5 से 6 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट का एशियाई प्लेट से जोरदार टकराव हुआ। इसी टक्कर से बने हमारे हिमालय पर्वत। लेकिन इस टक्कर का असर सिर्फ पर्वतों पर ही नहीं पड़ा, बल्कि इसने पूरे इलाके की जलवायु को हमेशा के लिए बदल दिया। हिमालय के बनने से मानसून की हवाओं का रास्ता बदल गया। पहले जो हवाएं इस इलाके में बारिश लाती थी, अब वे हिमालय से टकराकर वापस लौटने लगी। धीरे धीरे ये समुद्र सूखने लगा। समुद्र के सूखने के बाद इस इलाके में एक नई उम्मीद जगी। एक विशाल नदी का जन्म हुआ, जिसे हम आज सरस्वती या घग्गर हाकड़ा के नाम से जानते हैं। ये नदी हिमालय से निकलती थी और थार के बीच से होकर के बहती थी। इसके किनारे किनारे हरे भरे खेत, घने जंगल और बड़ी बड़ी बस्तियां बस गई। इसी नदी के किनारे पली बड़ी थी हमारी प्राचीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता की घाटी। हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे शहर इसी नदी की देन थे। लेकिन फिर एक और बड़ा बदलाव आया। पृथ्वी के अंदर हलचल के कारण अरावली पर्वतमाला ऊपर उठी। इसने न केवल मानसून की हवाओं को रोका, बल्कि सरस्वती नदी के रास्ते को भी बदल दिया। धीरे धीरे ये नदी सूखने लगी। जो इलाका कभी हरा भरा था, वो फिर से सूखा होने लगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि करीब 4000 से 3500 साल पहले सरस्वती नदी पूरी तरह सूख गई थी। इसरो और नासा के सैटेलाइट इमेजेस ने भी थार की रेत के नीचे इसी नदी के सूखे हुए रास्ते की पुष्टि की है। नदी के सूखने के बाद यहाँ की सभ्यताएं भी खत्म होने लगी। लोग पलायन करने लगे और जो बचे उन्होंने इस कठोर माहौल में ढलना सीखा। इसी दौरान थार धीरे धीरे एक रेगिस्तान में बदल गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये रेत आई कहां से और ये टीले कैसे बने? जवाब है हवाएं। थार रेगिस्तान की रेत हवाओं द्वारा लाखों सालों में जमा की गई है। इन्हें एओलियन सैंड कहते हैं। ये रेत कहीं दूर समुद्र के किनारे से या नदियों के जमा किए गए गाद से आई है। थार में हवाएं इतनी तेज होती है कि ये रेत के टीलों को लगातार अपनी जगह बदलने पर मजबूर कर देती है। कुछ टीले तो 150 मीटर तक ऊंचे हैं और ये टीले लगातार खिसकते रहते हैं। कभी कभी पूरे गांव को रेत में दबा देते हैं। वैज्ञानिकों ने थार में रेत के टीले के कई प्रकार देखे हैं। कुछ लंबी कतारों में होते हैं तो कुछ चांद के आकार के। ये सब हवाओं की दिशा और ताकत पर निर्भर करता है। लेकिन ये रेगिस्तान सिर्फ प्रकृति का बनाया हुआ नहीं है। इंसान की गलतियों ने भी इसमें अपना योगदान दिया है। हजारों सालों से इंसान इस रेगिस्तान में रह रहा है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती आबादी और संसाधनों के अंधाधुंध इस्तेमाल ने इस इलाके को और भी नाजुक बना दिया है। अति पशुचारण, पेड़ों की कटाई और खेती के लिए गलत तरीकों ने मिट्टी को और भी कमजोर कर दिया है। हवाएं आसानी से मिट्टी को उड़ा ले जाती है, जिससे रेगिस्तान का फैलाव बढ़ता जा रहा है।
आज थार दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला रेगिस्तान है। यहाँ 83 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर की घनत्व के साथ रहते हैं। लेकिन पानी की कमी आज भी सबसे बड़ी चुनौती है। वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि अगर डिजर्टिफिकेशन ऐसे ही चलता रहा तो ये सिर्फ थार तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पूरे भारत के मानसून पर पड़ सकता है। लेकिन हर चुनौती के साथ एक उम्मीद भी है। इंदिरा गांधी नहर ने हजारों एकड़ बंजर जमीन को हरा भरा बना दिया। सौर ऊर्जा की परियोजनाएं जैसे भड़ला सोलर पार्क इस रेगिस्तान को ऊर्जा का केंद्र बना रही है। रेत के टीलों को रोकने के लिए सरकार और स्थानीय लोग मिलकर पेड़ लगा रहे हैं। खेजड़ी जैसे पेड़ न केवल रेत को रोकते हैं बल्कि स्थानीय लोगों के लिए जीवन रेखा भी है। इतनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद थार के लोग हारे नहीं हैं। उनकी संस्कृति, उनका संगीत, उनका हस्तशिल्प सब कुछ इस रेगिस्तान की तरह ही रंगीन और जीवंत है। मारवाड़ी भाषा, ऊंटों की सवारी, रेत में बने किले, ये सब थार की पहचान है। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना जानते हैं और सिर्फ इंसानी नहीं बल्कि यहाँ के जानवर, पौधे भी इस कठोर माहौल में जीने के लिए ढल गए हैं। चिंकारा, रेगिस्तानी लोमड़ी और दुनिया के सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सब थार की असली शान है। तो दोस्तों, ये थी थार रेगिस्तान की कहानी। एक ऐसी कहानी जो लाखों साल पुरानी है लेकिन जिसका अंत अभी लिखा नहीं गया है। सवाल ये है कि क्या हम इस रेगिस्तान को और फैलने से रोक पाएंगे या फिर ये रेत के टीले हमारे शहरों की तरफ बढ़ते रहेंगे। जवाब हमारे हाथ में है। प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर संसाधनों का सही इस्तेमाल करके हम इस रेगिस्तान को न केवल बचा सकते हैं बल्कि इससे फिर से हरा भरा भी बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।